हेलो एवरीवन। तो अपने आज जो टॉपिक है वो है ब्रिटिशर्स के समय जो भू राजस्व व्यवस्था थी, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पूर्व भी जो भारत में भू राजस्व ही आय का एक प्रमुख साधन था। तो उस समय ये होता था कि कई जगह पर जैसे मान लो राजा है, राजा के आगे आपके जागीरदार होते थे, ज़मींदार होते थे, और वो आगे किसानों से जो है वो टैक्स कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाते थे। ओके, उस माध्यम से टैक्स पहुंचा था। या मान लो किसानों के पास भूमि का स्वामित्व भी है, तो वो एक हिस्सा जो है वो कर के रूप में देते थे। ओके, तो इसी तरह ही आगे जब ब्रिटिशर्स का बंगाल में अधिकार हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार इनको प्राप्त हुए, तो इन्होंने भी उस व्यवस्था को कंटिन्यू रखा। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन्होंने भारत में एक्सपेंड करना था अपना, तो इनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी अपना विस्तार करने के लिए, और सारी व्यवस्था को बनाने के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं भी खड़ी करनी थी। ओके, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था में चेंज किया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट किया और इस व्यवस्था को पूरी तरह से चेंज किया। उसी क्रम में हम लोग देखेंगे जो पहली व्यवस्था है वो है स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी, जागीरदारी, ज़मींदारी या मालगुजारी प्रथा। इसको शुरू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में से शुरू किया। देखिए, उससे पहले भी टैक्स का कलेक्शन तो होता ही था। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1765 से लेकर जो इजारेदारी प्रथा, उसमें क्या होता था कि आपको जो एक वर्ष के लिए जो है वो ज़मींदारी दे दी जाती थी, यानी जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो भूमि के अधिकार दे दिए जाते थे। तो यानी प्रति वर्ष जो है उस भूमि का रेवेन्यू जो बदलता रहता था जो। ओके, तो इस व्यवस्था में थोड़ी अनिश्चितता थी, तो इसको दूर करने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया। और इस व्यवस्था में क्या था, इस व्यवस्था में ये था कि 10 वर्ष के लिए जो है वो ज़मींदार को भूमि के अधिकार दे दिए जाते थे। तो यदि वह अपना टाइम पर जितना रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो जमा करवाता रहता था, तो उसका अधिकार बना रहता था। तो इसको शुरू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद परामर्श दाता देखें तो जॉन शो और जेम्स ग्रांट। ओके, और इन्हीं की सलाह पर जो ज़मींदार का 11वां हिस्सा, यानी जितना भी टोटल रेवेन्यू फिक्स होता था उसका 11वां हिस्सा ज़मींदार को मिलता था और बाकी का कंपनी को दिया जाता था। फॉर एग्जांपल, मान लो 55% टैक्स है, तो इसमें यदि 11वें हिस्से की हम लोग बात करें तो लगभग हो जाएगा 5%। तो 5% तो ज़मींदार के पास रहेगा और 50% जाएगा किसके पास, कंपनी के पास जाएगा। तो इस तरह से आप एक समझ सकते हो कि 11वां हिस्सा तो ज़मींदार का फिक्स किया गया था, और जो कंपनी का है वो जो बाकी का हिस्सा बचेगा वो कंपनी का फिक्स था। ओके, तो जेम्स ग्रांट के बारे में एक और बात थोड़ी ध्यान में रखनी है कि ज़मींदारों को जो अधिकार दिए गए थे स्वामित्व का अधिकार, क्योंकि इसके तहत ज़मींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। ओके, तो इसका इन्होंने विरोध किया था। ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि ये जो व्यवस्था थी तो इसके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से थे, यानी इसके किस किस क्षेत्र में ये लागू थी। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था लागू थी। और बंगाल में इसको लागू करने की जो सलाह दी गई थी वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है ये सलाह दी गई थी। और ये जो उस समय का ब्रिटिश भारत था, यह व्यवस्था यानी स्थायी बंदोबस्त की, तो उस समय के ये 19% भाग पर यह जो व्यवस्था है वो लागू थी। ओके, और इसी में ही एक और बात ध्यान रखना है, भू आश्रित भूधृति व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत क्या था कि ज़मींदार के आगे छोटे छोटे और ज़मींदारों का उदय हुआ। इसमें क्या था कि जैसे जो ज़मींदार जो है वो निश्चित किराए पर ज़मींदारी का कुछ भाग जो है वो आगे थर्ड पर्सन को दे देता था। वो टैक्स कलेक्शन करके किसको देंगे, ज़मींदार को देंगे। ओके, और इसके बदले में उन्हें ज़मींदार से जो है उस लगान में से कुछ भाग दे दिया जाता था। और 1819 में से कानूनी मान्यता भी प्रदान कर दी गई। और इसी के तहत सनसेट लॉ या सूर्यास्त कानून भी था कि यदि ज़मींदार जो रेवेन्यू जमा करवाने की डेट फिक्स की जाती थी, यदि वह उस डेट तक रेवेन्यू जमा नहीं करवा पाया तो सनसेट से पहले ही, सूर्यास्त से पहले ही जो निर्धारित तिथि होती थी उसकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। यदि मान लो कृषक राजस्व नहीं दे पाया तो ज़मींदार जो कृषक को है उसकी भूमि से बेदखल कर सकता है।
ये 1799 के अधिनियम द्वारा अधिकार जमींदारों को प्रदान किया गया। अब देखिए, इस व्यवस्था से अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनका जो टैक्स था या रेवेन्यू था वो फिक्स हो गया था। यानी एक फिक्स राशि थी जो 10 वर्षों तक उन्हें मिलती ही रहेगी। ओके, तो इससे उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, और जब फिक्स हो गया तो उनको बजट बनाना भी आसान हो गया कि भाई इतना तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और किसानों का शोषण इससे बढ़ गया, क्योंकि मान लो ज़मींदार है, ज़मींदार का तो टैक्स तय है। मान लो किसानों कि उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जितना भी टैक्स तय कर रखा है, तो ज़मींदार ने तो उसका 11वां हिस्सा रखना है और बाकी का देना है अंग्रेज़ों को। लेकिन ज़मींदार इसके लिए तो स्वतंत्र है ना आगे, कि मान लो अंग्रेज़ों ने तो टैक्स लगाया 50% और ज़मींदार आगे से वसूली कर रहा है 70% की, तो वो तो ज़मींदार तो 50% का 11वां हिस्सा रख के बाकी का कंपनी को देगा, लेकिन जो इससे ज़्यादा जो उसने वसूला है वो तो खुद के पास ही रखेगा ना। तो इस तरह से किसानों का शोषण इसमें बढ़ गया। बाकी ब्रिटिशर्स को ये भी फ़ायदा हुआ कि भारत में उनका एक जो समर्थन करने वाला एक जो ग्रुप तैयार हो गया, क्योंकि हम लोग आगे चलकर देखें तो जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें भी इन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ दिया काफ़ी। और आगे चलकर जो कृषक आंदोलन हुए, क्योंकि किसानों का बहुत शोषण किया था, तो जो भी आगे चलकर जो कृषकों के आंदोलन हुए उसकी भी रूपरेखा इन्होंने तैयार कर दी थी इन्हीं व्यवस्थाओं के माध्यम से ही। ओके, क्योंकि किसान परेशान हो गए थे। अब वो इतना ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था और इतना ज़्यादा शोषण होता था, सुनने वाला कोई है नहीं, तो उनके पास आंदोलन करने के सिवाय, इसका विरोध करने के सिवाय कोई चारा भी नहीं बचता। चलिए, तो सेकंड व्यवस्था जो हम लोग इसके तहत पढ़ते हैं वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके तहत क्या था कि प्रत्येक ज़मीन धारक यानी उसको भूस्वामी मान लिया गया, यानी किसानों को सीधे सीधे राइट दे दिए गए थे भूमि के। ओके, और इसमें जो लगान की शर्तें तय की गई थी वो अस्थायी व परिवर्तनशील थी, यानी उसे चेंज कर सकते थे। तो ये उस समय के ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू था, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसके जनक माने जाते हैं वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इसमें जो टैक्स था वो 33 से 55% तक था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उस समय के क्षेत्रों में देखें तो ये मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में ये व्यवस्था लागू थी। तो मद्रास में पहली बार जो ये लागू की गई थी वो थी 1792 में कैप्टन रीड द्वारा। मद्रास का जो 12 महल जिला है वहाँ पर लागू की गई थी। और 1820 से 27 में जब मद्रास का गवर्नर बना था मुनरो, तो उसने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बम्बई में जो इसे लागू करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी एल्फिंस्टन की। ओके, तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखना है। 1835 के बाद जो विग्नेट ने इसमें थोड़ा सुधार किया इस व्यवस्था में, और 1858 तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था जो है वो लागू हो चुकी थी। देखिए, अब इसमें लाभ क्या हुआ, सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया। भूमि पर जो निजी स्वामित्व है, देखिए पहले तो मान लो एक ज़मींदार है, वो आगे किसानों से खेती करवाता था, लेकिन अधिकार तो उस ज़मींदार के पास थे। लेकिन अब क्या हुआ कि सभी को अलग अलग जो भूमि का अधिकार मिल गया, यानी लाभ एक जनसंख्या के बड़े हिस्से को इसका मिल गया। ओके, जो निजी स्वामित्व का था। अब उसके दोष देखे तो जो वसूली की जाती थी वो बहुत ही कठोरता से की जाती थी। लगान की दरें बहुत अधिक थी। ये कहने को ही सुधार था, ये कोई सुधार नहीं था, ये तो इन्हीं का ही एक प्रयोग था कि मतलब टैक्स कलेक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। और इसमें किसान जो है, और इसमें ये भी व्यवस्था नहीं थी कि मान लो कि प्राकृतिक आपदा आ गई, उसमें किसान की फसल नष्ट होगी तो उसको कुछ छूट मिल जाएगी, या कोई अन्य कारण से उत्पादन नहीं हो पाया, तो इससे किसान जो है वो महाजनों के चंगुल में फंस गया। क्योंकि वो मान लो अब टैक्स चुकाने में असमर्थ है तो उसको लोन लेना पड़ेगा, लोन लेके आगे चुकाएगा। ओके, तो अगले साल उत्पादन होगा भी तो भी इतना ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया था कि वो उस लोन को उतार नहीं पाता था, तो इस तरह से वो महाजनों के चंगुल में फंस गया। तो इसमें भी किसानों का जो है वो शोषण जो है वो बहुत बढ़ गया। ओके, वो जारी ही रहा। तो तीसरी व्यवस्था हम लोग देखते हैं वो है महालवाड़ी
व्यवस्था। इसका जो सर्वप्रथम प्रस्ताव था वो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इसके तहत क्या था, इसने कहा था कि भूमि का एक तो सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, उसके बाद जो भूमि से संबंधित व्यक्ति हैं जिनके पास अधिकार हैं उनका ब्यौरा रखना चाहिए, और लगान निर्धारण के लिए इन्होंने कहा था कि गांव या गांव के समूह को क्या बोला जाता था, महाल, उसको इकाई माना जाए, और लगान वसूल करने का जो दायित्व है वो संबंधित जो गांव है या महाल है उसके मुखिया को दे दिया जाए कि वो आगे किसानों से टैक्स कलेक्शन करके इनको देगा। तो ये जो व्यवस्था थी तो उस समय के ब्रिटिश भारत के 30% भूमि पर लागू थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैकेंजी ने इस प्रस्ताव पर अमल लाया 1822 में, रेगुलेशन 7 के तहत इसे कानूनी रूप दिया। ओके, तो इसमें जो कर की दर तय की गई थी वो बहुत ऊंची तय की गई थी, यानी लगभग 80% तक का जो है वो रेवेन्यू फिक्स किया गया था। तो इसे लागू करने में समस्या तो आनी थी ऑब्वियसली, जब इतनी ज़्यादा कर की दरों हैं। तो इसे सुधारा आगे चलकर बेंटिक ने 1833 में रेगुलेशन 9 के तहत। एक तो इसकी अवधि जो है वो 30 वर्ष के लिए फिक्स कर दी गई, बाकी जो कर था वो 66% तक ले आए, 80% से घटाकर। ओके, और उसके बाद रेगुलेशन 9 के तहत बेंटिक 1833 में उन्होंने इसे पास करवाया, और मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इसको क्रियान्वित किया। उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक माने जाते हैं मार्टिन बर्ड, और सीधा पूछे महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक तो वो अपने अभी पढ़ चुके हैं, क्या नाम आएगा, हॉल्ट मैकेंजी या मैकेंजी। ओके, तो ये नाम आएगा। ओके, उसके बाद ये जो है वो लागू करने में समस्या आ रही थी, तो बेंटिक ने 1833 में रेगुलेशन 9 के तहत इसे जो है वो पास करवाया, और मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इसे लागू किया, और मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक जो है वो माना जाता है। अभी हम क्षेत्र देखते हैं, तो ये था आपके आगरा यूपी का एरिया हो गया, मध्य प्रांत एमपी वाला एरिया हो गया, उसके आसपास का क्षेत्र हो गया, और पंजाब में ये व्यवस्था लागू थी। 1855 में लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ये टैक्स की दर जो थी वो 50% निर्धारित की गई थी। तो इन व्यवस्थाओं के माध्यम से जो अंग्रेज़ों का मकसद था वो बेसिकली यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन किया जा सके। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में इन व्यवस्थाओं को जो है वो प्रयुक्त किया, विभिन्न पद्धतियों को अपनाया, इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया। किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे जो अंग्रेजों का मूल उद्देश्य था वो ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व बढ़ा देना और अपनी आय में वृद्धि करना था। किसानों की भलाई से इनका कोई भी संबंध नहीं था। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं के कारण किसानों का शोषण बढ़ता गया, और धीरे धीरे कृषक वर्ग जो है वो कंगाल हो गया, और भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। ओके, तो आज हमने इन 3 व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। तो मैंने जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। आई होप आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।